नमस्कार दोस्तों। आज इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं कोशिका यानी जीवन की सबसे छोटी और सबसे महत्वपूर्ण इकाई। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स जैसे कि बिहार दरोगा, बिहार एसएससी, बिहार शिक्षक भर्ती, बीपीएससी शिक्षक भर्ती और बीपीएससी सिविल सर्विसेज, एसएससी रेलवे जैसे सभी परीक्षाओं में इस चैप्टर से प्रश्न पूछे जाते रहे हैं और छात्र अधिकांश ऐसे प्रश्नों को गलत करके आ जाते हैं। तो इस वीडियो में हम कोशिका को बिल्कुल आसान भाषा में कंसेप्ट के साथ समझेंगे ताकि एग्जाम में कोई सवाल गलत ना हो। और जैसे ही ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, चूंकि ये थोड़ा लंबा चलने वाला है, शायद 2 या 3 पार्ट लगे, तो जैसे ही ये चैप्टर खत्म होगा हम लोग इस चैप्टर से रिलेटेड विगत वर्षों में विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न या आगे परीक्षाओं में पूछे जा सकने वाले प्रश्नों की एक लंबी श्रृंखला का विस्तृत अध्ययन करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। साथियों, स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा कोशिका विज्ञान, है ना। कोशिका विज्ञान यानी कि साइटोलॉजी। साइटोलॉजी का मतलब होता है कोशिका का अध्ययन। कोशिका के अध्ययन हम जिस विज्ञान में करते हैं उसे कोशिका विज्ञान कहते हैं और कोशिका जीवन की आधारभूत इकाई है ना। इस ब्रह्मांड में जितने भी तत्व हैं, इस ब्रह्मांड में जितने भी तत्व हैं उनको हम 2 प्रकार से वर्गीकृत करते हैं, ठीक है। एक निर्जीव पदार्थ और दूसरा सजीव पदार्थ, ठीक है। जिस प्रकार निर्जीव पदार्थ का निर्माण परमाणुओं से होता है उसी प्रकार सजीव पदार्थ का निर्माण कोशिकाओं से होता है। जैसे परमाणु से अणु बनता है, अणु से पदार्थ बनते हैं, ठीक उसी प्रकार कोशिका से उतक, उतक से अंग और अंग से अंग तंत्र बनता है, फिर अंग तंत्र शरीर बनाते हैं यानी जीव का निर्माण होता है। इस तरह आप डायग्राम में ये देख रहे होंगे। तो जिस प्रकार पदार्थ की सबसे छोटी इकाई परमाणु है, पदार्थ की सबसे छोटी इकाई परमाणु है, ठीक उसी प्रकार जीवन की सबसे छोटी इकाई कोशिका है, ठीक है। यानी कि कोशिका जो है वो जीवन की आधारभूत क्रियात्मक और संरचनात्मक इकाई है। आइए इसको विस्तार से हम समझने की कोशिश करते हैं। तो कोशिका शरीर की संरचनात्मक इकाई है। क्यों? क्योंकि सजीव के शरीर की जो संरचना है, उनका जो निर्माण है, वो जो स्ट्रक्चर है, वो होल स्ट्रक्चर, ओवरऑल स्ट्रक्चर जो है उसकी सबसे बेसिक यूनिट जो है वो सेल है। बेसिक यूनिट सेल है। उसी सेल से टिश्यू बना है, ठीक है। उतक जिसको कहते हैं, उतक से अंग बना है, अंग से अंग तंत्र बना है और अंग तंत्र से सजीव का शरीर बना है, ठीक है। यदि कोशिका शब्द को हम हटा दें, यानी इट मीन्स कोशिका को हटा दें, तो शरीर की संरचना का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा, यानी कोशिका के बिना जीवन जो है वो बिल्कुल संभव नहीं है। साथियों, कोशिका कोशिका शरीर की क्रियात्मक इकाई है। हमने देखा कि संरचनात्मक इकाई है, अब हम जानेंगे कि क्रियात्मक इकाई क्यों है। क्योंकि सजीव जो है वो जिंदा है, क्योंकि उनके अंग काम कर रहे हैं, ठीक है। उनके अंग जो हैं वो काम कर रहे हैं। क्यों काम कर रहे हैं? क्योंकि अंगों की जो कोशिकाएं हैं, जिन कोशिकाओं से वो अंग बना है, वो कोशिकाएं काम कर रही है, ठीक है। आगे हम पढ़ेंगे कि कोशिका एक जीवित संरचना है। तो अभी देखते हैं कि किडनी, जैसे किडनी की बात कर रहे हैं, तो किडनी का काम है रक्त से यूरिया को छानना। तो ये इस काम को क्यों कर पा रहा है? क्योंकि इनकी कोशिकाएं ये काम कर पा रही है, ठीक है। उसी तरह से छोटी आंत का काम है भोजन को पचाना, तो छोटी आंत की कोशिकाएं इस काम को करने में उसकी मदद कर रही है, यानी वो कोशिकाएं संगठित रूप से इस कार्य को संपादित कर रही है। उस तरह लंग्स का जो है फेफड़ा है, उससे हम लोग श्वास लेते हैं, तो फेफड़े की कोशिकाएं श्वसन करती है, ठीक है। यानी कार्य करने की जो सबसे छोटी इकाई है, यानी अंग जो कार्य कर रहा है उसकी सबसे छोटी इकाई कोशिका है। इस प्रकार कोशिका संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है। साथियों देखिए, अब है कोशिका का निर्माण। तो कोशिका का निर्माण अकार्बनिक पदार्थों से हुआ है, जिसका अनुपात 19:81 यानी 19:81 होता है। और जो अकार्बनिक पदार्थ है उसमें सबसे अधिक मात्रा जल का होता है। अकार्बनिक पदार्थों में सबसे अधिक मात्रा किसका होता है? जल का होता है। और कोशिका में कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थों की मात्रा का अनुपात क्या होता है? कार्बनिक और अकार्बनिक। तो कार्बनिक पदार्थ 19 और अकार्बनिक पदार्थ जो है वो 81 के अनुपात में विद्यमान रहते हैं, ठीक है। तो कोशिका की रासायनिक संरचना का अनुपात आपने देख लिया। इनका निर्माण कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थों से होता है। अकार्बनिक पदार्थों में जल की मात्रा सबसे अधिक होती है,
ठीक है, लगभग 70 से 80% मात्रा जो है वो जल की होती है। ठीक है, और जैसे कार्बनिक पदार्थ में प्रोटीन, वसा इत्यादि होता है, लेकिन कार्बनिक पदार्थ में मुख्य रूप से जल होते हैं विद्यमान, और अन्य पदार्थ भी होते हैं, लेकिन मुख्य रूप से 70 से 80% जल का होता है। ठीक है, अब है कोशिकाओं में विविधता, यानी कोशिका की जो मतलब रूप है, उसका जो शेप और साइज है वो उसके कार्य पर डिपेंड करता है। यानी कोशिका का जिस प्रकार का कार्य होगा, कोशिका की आकृति और उनके आकार जो है उनके कार्य पर निर्भर करेगी। जैसा कार्य वैसा इनकी कोशिका। उदाहरण से हम समझते हैं कि जैसे कि न्यूक्लियस इट मीन्स जो ये न्यूरॉन्स है, ठीक है, तंत्रिका कोशिका, इनका काम होता है सिग्नल्स को भेजना, तो इनकी जो आकार है वो लंबा होता है। ठीक है, लेकिन जो किडनी की कोशिका का काम है छानना, फिल्टर करना, ये रक्त से यूरिया को छानने का काम करता है, तो इसकी कोशिका जो है वो घनाकार होती है। लेकिन यहाँ एक अपवाद भी है कि डब्ल्यूबीसी की जो कोशिका है, डब्ल्यूबीसी की कोशिका, इनकी आकृति हमेशा बदलते रहती है, इनकी आकृति निश्चित नहीं होती है, ये अमीबा की तरह हर पल अपना आकार बदलते रहता है। ठीक है, अब है कोशिका के आधार पर जीवों का वर्गीकरण दो भागों में किया गया, एक कोशिकीय जीव और बहुकोशिकीय जीव। ठीक है, एक कोशिकीय जीव और बहुकोशिकीय जीव। ठीक है, कोशिका की संख्या, वैसे जीव जिनका शरीर एक ही कोशिका से बना होता है, वैसा जीव जिनका शरीर एक ही कोशिका से बना होता है, वो एक कोशिकीय जीव यानी यूनिसेलुलर कहलाते हैं। और शरीर के मतलब ये इनके उदाहरण है अमीबा, पैरामीशियम, डायटम्स, ये सब इनके उदाहरण हैं। ठीक है, उसके बाद है बहुकोशिकीय जीव। ठीक है, तो जिनका शरीर अनेक प्रकार की कोशिकाओं से बना होता है, ठीक है, या एक से अधिक कोशिकाओं से बना होता है। ठीक है, वो बहुकोशिकीय जीव कहलाते हैं। जैसे मानव, पेड़, कुत्ता, भालू, ऊंट, बंदर वगैरह वगैरह जो भी जीव हैं वो बहुकोशिकीय जीव हैं। अब हम आते हैं इनकी जो कोशिका की संख्या है, एक रेशियो हम देखें तो जैसे एक मानव है जिसकी औसत मतलब वजन जो है वो 60 केजी है, तो उसके शरीर में औसतन कोशिका की संख्या जो है वो लगभग 60 ट्रिलियन होगी। ठीक है, तो जीव के शरीर के आकार पर उसमें विद्यमान कोशिकाओं की संख्या निर्भर करती है। अब हम एक कंपैरिजन लेते हैं चूहा और हाथी की। चूंकि हाथी का शरीर बड़ा है तो स्वाभाविक है कि हाथी के शरीर में कोशिकाओं की संख्या चूहे की अपेक्षा अधिक होगी, और चूहों के शरीर में कोशिकाओं की संख्या हाथी की अपेक्षा कम होगी। तो जो कोशिका की संख्या है वो आकार पर निर्भर करती है, यानी जितना बड़ा आकार होगा उतना ही कोशिका की संख्या होगी। ठीक है, जितना शरीर के आकार पर कोशिका की संख्या निर्भर करती है। आइए आगे देखते हैं। अब है कि हम कोशिकाओं को मतलब देख पाना, ठीक है, यानी हमारे जो आँख की देखने की क्षमता है वो 100 माइक्रोमीटर है। 100 माइक्रोमीटर से छोटी वस्तु को हम लोग देख नहीं पाते हैं, और अधिकांश कोशिकाएं जो हैं उनकी आकार जो है वो 100 माइक्रोमीटर से छोटी होती है। इसका एक अपवाद है, वो है शुतुरमुर्ग का अंडा, वो 100 माइक्रोमीटर से अधिक है। ठीक है, वो मैंने दे दिया है, क्या है उसका आकार ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। ठीक है, तो 100 माइक्रोमीटर से छोटी वस्तु को देखने के लिए हम लोग माइक्रोस्कोप का जरूरत लगता है। ठीक है, माइक्रोस्कोप की सहायता से देख पाते हैं, यानी कोशिका को हम नंगी आंख से नहीं देख पाते हैं। और हम बताते चले एक फिजिक्स का फैक्ट कि 1 माइक्रोमीटर बराबर 10⁻⁻⁶ मीटर होता है। आइए आगे देखते हैं। आगे है परीक्षा से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य कि संसार की सबसे छोटी कोशिका, तो संसार की सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिक नामक परजीवी जीवाणु की कोशिका है। संसार की सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग के अंडे की कोशिका है। उसी प्रकार मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन सी है, तो वो तंत्रिका कोशिका है। मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन है, तो वो अंडाणु है। मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका कौन है, तो वो ग्रेन्यूल सेल है। ठीक है, सेरिब्लम के ग्रेन्यूल सेल को मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका कहा जाता है। लेकिन कुछ स्रोतों में यहाँ मतलब कुछ ऐसे टेक्स्ट बुक्स हैं जिसमें शुक्राणु स्पर्म्स दिए जाते हैं। ठीक है, दोनों में
साइज में अंतर माइक्रो है, बहुत कम अंतर है। तो ऑप्शंस के हिसाब से आप एग्जाम में इसको टिक कर लेंगे, और जहां दोनों ऑप्शन दिया रहे वहां ग्रेन्यूल सेल का इस्तेमाल करें आंसर के लिए। तो अब तक जितनी भी प्रजातियां हमें ज्ञात है उसकी संख्या जो है वो 1.8 मिलियन है। एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि अभी तक वैज्ञानिकों ने इस ब्रह्मांड में जितनी भी प्रजातियां हैं उनका सिर्फ और सिर्फ 20% प्रजातियों के बारे में पता लगा पाया है, खोजा गया है। ठीक है, तो अब इनकी कोशिकाओं का अध्ययन कितना विविध अध्ययन होगा, आइए आगे देखते हैं। अब कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो अभी तक हमने पढ़ा उसको देखेंगे, है ना, कि अलग अलग जीवों में कोशिकाओं की संख्या और आकार, कोशिकाओं की संख्या, आकार, स्वरूप, ये सभी अलग अलग होती है। ठीक है, और कोशिका की संख्या जो है वो जीव के शरीर के आकार पर निर्भर करती है, पहले भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। कोशिका का आकार एवं आकृति उनके कार्यों के अनुरूप होती है साथियों। उसके बाद है कोशिका की संख्या के आधार पर जीवों को दो भागों में बांटा गया है, एक कोशिकीय जीव और बहुकोशिकीय जीव। ठीक है, एक कोशिकीय जीव ऐसे जीव होते हैं जिनका पूरा शरीर एक ही कोशिका से बना होता है, जैसे कुछ उदाहरण है अमीबा, पैरामीशियम, जीवाणु और शैवाल। ठीक है, फिर बहुकोशिकीय जीव है जिनका शरीर एक से अधिक कोशिकाओं से बना होता है, वो बहुकोशिकीय जीव कहलाते हैं, जैसे मानव, कुत्ता, पेड़, भालू, ऊंट, बंदर, कुछ भी कहिए। ठीक है, अब है कि कुछ कोशिका अनिश्चित आकार के होते हैं, यानी इनका आकार जो है वो हर पल बदलते रहता है। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल मनुष्य के WBC की कोशिका, अमीबा, ये सब जो है वो हमेशा बदलते रहने वाली कोशिका है। अब देखते हैं संसार की सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम नामक परजीवी जीवाणु की कोशिका है। ठीक है, संसार की सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग के अंडे की कोशिका है। मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका सेरिबलम की ग्रेन्यूल सेल है। मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका अंडाणु है। मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका न्यूरॉन है या तंत्रिका कोशिका उसी को हिंदी में कहते हैं। और कोशिका स्वतः जनन का सामर्थ्य रखती है। कोशिका जो है वो स्वतः जनन का सामर्थ्य रखती है, यानी इनमें कोई भी मतलब ये जैसे कोशिकाओं की संख्या में वृद्धि करना, जनन का अर्थ है कि इनकी संख्या में वृद्धि करना, तो ये एक कोशिका से मतलब कोशिका विभाजन के थ्रू, सेल डिवीजन के थ्रू अपनी संख्या में वृद्धि करते हैं। एक कोशिका टूटकर दो नए कोशिकाओं का निर्माण करते हैं, और जितने भी जैविक क्रियाएं हमारे शरीर में होती है वो सभी कोशिका के भीतर ही संपादित होती है। ठीक है, अब है कोशिका की खोज। कोशिका की खोज के बारे में हम लोग देखेंगे। ठीक है, आइए, तो कोशिका विज्ञान का जो इतिहास है वो बड़ा ही रोचक है, और इसकी शुरुआत कब मानी जाती है? चूंकि कोशिका जो है हमने पहले भी डिस्कस किया है कि उसे हम नंगी आंख से नहीं देख सकते हैं, तो 100 माइक्रोमीटर से छोटी आकार होने की वजह से हम इसको नहीं देख पाते हैं। तो इसको देखने के लिए हमें माइक्रोस्कोप का मतलब जरूरत पड़ा। ठीक है, और इस माइक्रोस्कोप का आविष्कार कब हुआ? 1590 में। यहीं से इस विज्ञान की शुरुआत मानी जाती है। ठीक है, तो दो भाई थे, जेड जॉनसन और एच जॉनसन। कुछ लोग कहते हैं कि ये आईना बेचने वाले थे, कुछ लोग कहते हैं चश्मा बेचने वाले थे। साथियों, ये एग्जाम का विषय नहीं है, हम लोग इसमें डिस्कस नहीं करेंगे कि वो क्या बेचने वाले थे, कुछ भी बेचे। उन्होंने, दो भाइयों ने मिलकर माइक्रोस्कोप का आविष्कार कर दिया। ठीक है, इसके बिना कोशिका का खोज जो है वो संभव नहीं था साथियों। ठीक है, इसके बिना कोशिका का खोज बिल्कुल असंभव था। आइए आगे देखते हैं कि माइक्रोस्कोप के आविष्कार के बाद क्या क्रांति हुई कोशिका विज्ञान के क्षेत्र में। ठीक है, तो बात वर्ष 1665 की है कि कोशिका की पहली झलक हम लोगों के सामने आई, और ये लाने वाले कौन थे? रॉबर्ट हुक। यानी रॉबर्ट हुक नाम के एक वैज्ञानिक ने कोशिका को सर्वप्रथम देखा। कैसे? माइक्रोस्कोप से, क्योंकि माइक्रोस्कोप का आविष्कार 1590 में हो चुका था। साथियों, बोतल, आपने फिल्मों में देखा होगा कि कांच के ग्लास को या कांच के बोतल को या वाइन बोतल को बंद करने के लिए कॉर्क का इस्तेमाल किया जाता है, लकड़ी का एक ढक्कन जैसा। तो उस कॉर्क के एक पतले टुकड़े को माइक्रोस्कोप से रॉबर्ट हुक ने देखा, और उन्होंने देखा कि वो मधुमक्खी के छत्ते के समान इसमें कई सेल्स हैं। ठीक है, मतलब कई कमरे जैसे हैं, हनीकॉम्ब की तरह। ठीक है, और उन्होंने इसका नाम सेल दिया। ठीक है, और जो सेल शब्द है वो लैटिन शब्द सेलुला, जिसका मतलब होता है छोटा कमरा,
से निकला है। ठीक है, तो कोशिका को सबसे पहले किसने देखा? रॉबर्ट हुक ने देखा। कोशिका को सबसे पहले किसने देखा? रॉबर्ट हुक ने देखा। यहाँ एक इम्पोर्टेंट फैक्ट ये बताते चलूं कि रॉबर्ट हुक ने जिस कोशिका को देखा, चूंकि वो लकड़ी की थी और वो लकड़ी पेड़ से काटा जा चुका था कोई भी चीज बनाने के लिए, कॉर्क बनाने के लिए, ठीक है, तो वो एक डेड सेल थी, यानी मृत कोशिका थी। तो अब बारी आती है जीवित कोशिका को देखने की। ठीक है, तो बात 1683 की है। 1683 में एंटोनी वॉन लीवेनहोक ने जीवित कोशिका को सबसे पहले देखा। ठीक है, लिविंग सेल्स को सबसे पहले देखा। इसने जीव द्रव्य का पता लगाया। जीव द्रव्य आगे पढ़ेंगे हम कि प्रोटोप्लाज्म या जीव द्रव्य क्या होता है। ठीक है, तो उन्होंने बताया कि कोशिका में जीव द्रव्य है और ये कोशिकाएं जीवित है। ठीक है, और ये मतलब किस किस कोशिका को देखा आगे बात करेंगे हम लोग। ठीक है, अब बात 1881 की है। एक वैज्ञानिक आते हैं रॉबर्ट ब्राउन। इन्होंने कोशिका में केंद्रक को देखा, यानी न्यूक्लियस को देखा। ठीक है, चूंकि रॉबर्ट ब्राउन ने कोशिका में न्यूक्लियस को देखा, केंद्रक को, ठीक है, केंद्रक को देखा, तो जिस तरह से साइंस में, जिस तरह से केमिस्ट्री में रदरफोर्ड ने एटम के न्यूक्लियस को खोजा था, उसी तरह से रॉबर्ट ब्राउन ने सेल के न्यूक्लियस को खोजा। तो हम कह सकते हैं कि जीव विज्ञान के रदरफोर्ड कौन हुए? रॉबर्ट ब्राउन हुए। ठीक है, आगे देखते हैं। अब है कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट जो हमने अब तक पढ़ा कि कोशिका की खोज सर्वप्रथम किसने की? सर्वप्रथम यानी कोशिका को किसने देखा? तो रॉबर्ट हुक ने देखा, और इन्होंने जिस कोशिका को देखा वो एक मृत कोशिका थी। नामकरण यानी कोशिका सेल जो इसका जो नाम है वो किसने दिया? रॉबर्ट हुक ने दिया। और सर्वप्रथम जीवित या मुक्त कोशिका को किसने देखा? तो एंटोनी वॉन लीवेनहोक ने देखा। इन्होंने मतलब कि किसकी कोशिका को देखा? तो जीवाणु की कोशिका को देखा, प्रोटोजोआ की कोशिका को देखा, आरबीसी की कोशिका को देखा। हो सकता है उन्होंने किसी एक को पहले देखा हो और अपनी क्यूरियोसिटी को खत्म करने के लिए बारी बारी से सबको देख लिया हो। ठीक है, तो कोशिका के केंद्रक की खोज किसने की? रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। और जीव द्रव्य की खोज किसने की थी? पुरकिंजे ने की थी। लेकिन कोशिका में जीव द्रव्य जैसा कोई पदार्थ है, ये किसने बताया था? तो ये लीवेनहोक ने ही बताया था। अब है कि कोशिका का निर्माण पहले से मौजूद कोशिकाओं के विभाजन के फलस्वरूप होता है। ये बात बताया किसने? रुडोल्फ विर्चो ने। ठीक है, उसके बाद है कोशिका जीव द्रव्य का एक पिंड है। ये बात किसने बताया? मैक्स शुल्ज ने। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट साथियों, सबको याद रखिएगा एक एक को। हर एग्जाम में लगभग पूछे जाते हैं। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का आविष्कार किसने किया? एम नल और ई रस्का। जेड जॉनसन और एच जॉनसन दो भाई थे जिन्होंने माइक्रोस्कोप का आविष्कार किया। लेकिन यहाँ है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की बात हो रही है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की बात हो रही है। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की खोज किसने की? तो एम नॉल और ई रस्का ने। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। अब है कोशिका सिद्धांत, सेल थ्योरी। हम लोग सेल थ्योरी की बात करेंगे साथियों। आइए देखते हैं। हाँ, तो जो 1838 से 1839 की बात है, इस दौरान सेल थ्योरी यानी कोशिका सिद्धांत दिया गया। इसके प्रतिपादक कौन थे, यानी किसने दिया था? तो स्लाइडेन और स्वान ने। दो साइंटिस्ट थे, स्लाइडेन और स्वान ने। ठीक है, एक प्राणी वैज्ञानिक थे और दूसरा वनस्पति वैज्ञानिक थे। ठीक है, उसके उन्होंने सेल थ्योरी में क्या कहा? सबसे पहले उन्होंने कहा कि सभी सजीव जो है वो कोशिकाओं के बने होते हैं। ठीक है, और जीवन की शुरुआत मतलब एक कोशिका से होती है। तो एक कोशिका से जीवन की शुरुआत कैसे होती है? तो हम जाइगोट समझते हैं। ठीक है, यानी कि जो स्पर्म और ओवम है वो दोनों मिलते हैं तो जाइगोट फॉर्म होता है। और जाइगोट एक यूनिसेलुलर है, एक कोशिकीय संरचना है। तो ऐसा कहा जा सकता है कि जीवन की शुरुआत एक कोशिका से होती है। ठीक है, कोशिकाएं मिलकर ऊतक बनाती है, टिश्यू बनाती है। ये भी कोशिका सिद्धांत में कहा गया। एक और बात बताया गया कि कोशिका स्वतंत्र रूप से जीवित रह सकती है। ठीक है, लेकिन इस थ्योरी की, कोशिकीय सिद्धांत का एक लिमिटेशन है। क्या लिमिटेशन है? एक कमी है। क्या कमी है? कि कोशिका सिद्धांत में यह बात नहीं बताया गया कि नई कोशिकाओं का निर्माण कैसे होता है। ठीक है, सेल डिवीजन से होता है या सेल डिवीजन नहीं होता, ऐसा कोई चर्चा इसमें नहीं किया गया था। इस बात को पहले ही मतलब कोशिका थ्योरी जो है, कोशिका सिद्धांत आ जाने के बाद बताया गया। किनके द्वारा? रुडोल्फ विर्चो के द्वारा, कि कोशिका का निर्माण पहले से मौजूद कोशिका के विभाजन के फल स्वरूप होता है। ठीक है,
हाँ, अब हम लोग बात करेंगे चूंकि कोशिका सिद्धांत दिया जा चुका है तो अब आएगा जीव द्रव्य और मतलब कोशिका के विभाजन की बात। ठीक है, तो जीव द्रव्य की खोज जो है वो किनके द्वारा किया गया था, सॉरी जीव द्रव्य जो है वो जीव द्रव्य इसको कहा गया था कि केंद्रक और कोशिका झिल्ली के मध्य का जो भाग है, केंद्रक और कोशिका झिल्ली के मध्य का भाग, ये जो आपको फिगर में ग्रीन वाला एरिया दिख रहा है, ये जीव द्रव्य कहलाते हैं। ठीक है, सॉरी वो हो जाएगा आपका कोशिका द्रव्य, यानी कोशिका झिल्ली के भीतर का जो भी पार्ट है केंद्रक सहित, ये सभी जीव द्रव्य कहलाते हैं। ठीक है, ये सभी जीव द्रव्य कहलाते हैं। ठीक है, हाँ, इसे अंग्रेजी में प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। इसका नाम दिया था पुरकिंजे ने, इसका नाम पुरकिंजे ने दिया था। ठीक है, उसके बाद रुडोल्फ विर्चो ने बताया कि कोशिका का जो निर्माण है वो पहले से मौजूद नई कोशिकाओं के विभाजन के फलस्वरूप होता है। पहले से मौजूद जो कोशिकाएं हैं उनमें विभाजन से नई कोशिकाएं बनते हैं, और ये बात कोशिका सिद्धांत में नहीं बताई गई थी। ठीक है, तो हम ये बात जान चुके हैं कि नई कोशिकाओं का निर्माण कैसे होता है, तो पहले से मौजूद कोशिकाओं के विभाजन के फलस्वरूप यानी सेल डिवीजन के थ्रू होता है। ठीक है, आइए देखते हैं कोशिका सिद्धांत। तो कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? स्लाइडेन और स्वान ने। स्लाइडेन कौन थे? प्राणी शास्त्री। और स्वान कौन थे? वनस्पति शास्त्री। यानी प्राणी शास्त्री स्लाइडेन ने इसे जीवों की कोशिका में बताया, जंतुओं की कोशिका में बताया। वही बात स्वान ने पादप कोशिकाओं में बताया। आगे हम पढ़ेंगे कि पादप कोशिका और जंतु कोशिका क्या होता है। अब इस सिद्धांत के अनुसार सभी सजीव कोशिकाओं से बने होते हैं। प्रत्येक जीवन की उत्पत्ति एक कोशिका से होती है, पहले डिस्कस कर चुके हैं। प्रत्येक कोशिका स्वतंत्र है। प्रत्येक कोशिका क्या है? स्वतंत्र है, किंतु सभी मिलकर किसी भी कार्य को संपादित करते हैं। ठीक है, एक कोशिका अकेले कोई काम नहीं कर सकता है, ये हमेशा मिलकर एक समूह में किसी भी कार्य को संपादित करते हैं। ठीक है, अब प्रत्येक कोशिका में केंद्रक होता है। ठीक है, कोशिका का जो मुख्य कार्यकर्ता होता है। साथियों, एक कोशिका में एक से अधिक दो केंद्रक भी हो सकते हैं। ठीक है, उसके बाद है कि कोशिका सिद्धांत में यह बात नहीं बताया गया था कि कोशिका का निर्माण पहले से मौजूद कोशिका के विभाजन के फलस्वरूप होता है। ठीक है, अब है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की खोज। ठीक है, तो अब पहले ही जान चुके हैं कि एमनॉल और ई रस्का नाम के दो साइंटिस्ट थे, उन्होंने मिलके इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की खोज की। साथियों, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की खोज के बाद मतलब माइक्रोस्कोप की जो क्षमता थी उससे अत्यधिक क्षमता वाला ये माइक्रोस्कोप था एक तरह से, और अब चीज़ों को देखना बहुत ही आसान हो गया, बहुत ही बारीक अध्ययन किया जा सकता था। तो इससे साइटोलॉजी में यानी कोशिका विज्ञान में एक क्रांति आ गई। अब हम कोशिका के विभिन्न अंगों को देख सकते थे। ठीक है, इससे पहले सबने बताया कि ये जीव द्रव्य का एक पिंड है, इसमें एक न्यूक्लियस है। ठीक है, लेकिन लोगों के मन में एक प्रश्न था कि भाई कोशिका है लेकिन कैसा है ये तो बताओ। तो अब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की खोज हो चुकी है, तो अब बताने की जरूरत नहीं कि कैसा है, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप लो और देख डालो कि कैसा है। ठीक है, तो यहां से अब जो आगे की बात होगी वो कोशिका के संरचना की बात होगी कि कोशिका के अंदर कौन कौन सी संरचना विद्यमान है। ठीक है, तो चूंकि ये वीडियो बहुत लंबा हो रहा है तो इसको डिस्कस हम अगले चैप्टर में करेंगे। ठीक है, तो तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। जय हिंद साथियों। हमारे इस प्लेटफॉर्म को हर सोशल मीडिया पे फॉलो कीजिए ताकि हमारी जितनी भी जानकारी है वो सबसे पहले हर स्रोत से आप तक पहुंचे। ठीक है साथियों, अप्रिशिएट योर अटेंशन एंड इंटरेस्ट। प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब माई वीडियो। थैंक यू।